हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के अंदर इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अब वन थिंग जो कि मैंने टाइम एंड अगेन बोली है एंड बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं वन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रिपरेशन इज टू ऑल्सो फोकस कि वेरियस कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं उसको हमने आंसर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, right? Which is why this video is going to be important for those who are preparing for mains 2024 as well as those who are targeting UPSC 2025 with PSIR optional. बिकॉज जितनी जल्दी आपको इसके बारे में पता लग सके उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आपकी प्रिपरेशन के अंदर बनी रहती है एंड विच इज़ वाई, राइट? बिकॉज अगर हम देखते हैं ऑप्शनल के पेपर्स को भी तो क्वेश्चंस जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते, या इवन इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, राइट, इवन इन द ईजियर बिट ऑफ क्वेश्चंस इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप कुछ अपना एक्स्ट्रा डालते हैं, राइट? बिकॉज इफ इट वाज सो इजी, राइट, कि अब आपके पास क्या है, मटेरियल हो सकता है, बट उस मटेरियल को यूटिलाइज कैसे करना है, what are more ideas with respect to interlinkages, usage of current affairs, आप किस तरह से उसे कन्वर्ट करके आंसर के अंदर डाल सकते हैं, that comes from a lot of practice, right? तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, you can take the horse to the pond but you can't make it drink water। तो उसी तरह से एक टीचर, एक मेंटर आपको मटेरियल दे सकता है, बट उस मटेरियल को यूटिलाइज कैसे करना है, उस मटेरियल को अंडरस्टैंड करना, उस मटेरियल को आंसर्स के अंदर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के थ्रू कन्वर्ट करना, ऑब्वियसली विद द इनपुट एंड द हेल्प ऑफ योर मेंटर्स, this is something that the students must imbibe as a rule, right? तो अपनी डेली रूटीन में आपने इसको जरूर इंश्योर करना है। अब इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना चाहती थी। इनफैक्ट दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन जब हम लाइव क्रैश कोर्स करते हैं, तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैड पॉप्ड इन माय हेड व्हिच आई एंडेड अप रेकमेंडिंग टू द स्टूडेंट्स एज वेल, राइट? कि अब जब हम देखते हैं से पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस को या पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चंस को, हमें एक बहुत टेंडेंसी होती है कि आप हमें बता दो कि सबको कैसे कंपेयर करना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के कंपैरिजन बता दो, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के कंपैरिजन बता दो, बट यूपीएससी कैन बी वन स्टेप अहेड, राइट? आपने थिंकर्स के कंपैरिजन तो सोच लिए, बट थ्योरी के अंदर भी मल्टीपल थिंकर्स होते हैं, थ्योरीज के अंदर भी जो है स्कॉलर्स होते हैं, उनको कंपैरिजन करने को बोल दिया जा सकता है विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राइट? सो फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी हैव सीन that UPSC has asked students to draw comparison between Greek perspective of justice and John Rawls की theory of justice. They've asked again to draw comparison between Ambedkar's idea of justice along with Rawls' theory of justice. Right? तो अब आप हर चीज मग अप करके नहीं जा सकते, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी सारी थ्योरीज की बनानी है, एंड देन तभी मैं बोलती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आपने करना है बिकॉज इट शार्पन्स योर एबिलिटी टू एनालाइज ऑन द स्पॉट। बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू मेमोराइज, एक ह्यूमन कैपेसिटी है, आप अगर इनकैलकुलेट कर सकते हैं ये स्किल्स ऑफ अप्लाइंग योर सेल्फ, दोज आर गोइंग टू सर्व यू मच बेटर देन द एबिलिटी कि आप कितना रट्टा मार सकते हैं, कितना मेमोराइज कर सकते हैं। और ये डिफरेंस जो समझ गया, राइट, जिस स्टूडेंट ने इसको अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना लिया, राइट, सिर्फ वो बच्चा, सिर्फ उस स्टूडेंट का आई कैन से दैट बिकॉज दैट स्टूडेंट इज अप्लाइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ सो मच, that student comes closer to attaining their UPSC dream, right? उसके beyond obviously luck etc भी होता है, but उन्होंने एक major distance जो है cover कर लिया है in trying to inculcate those skills which are essential to clearing UPSC, particularly अपने optional के अंदर marks जो हैं उन्हें maximize करना। अब ये क्वेश्चन कैसे था? बेस्ड ऑन दोज थीमेटिक कंपैरिजंस जो कि हम देखते आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पेपर 1A में, I gave them a question with respect to comparing Gandhian and Rawlsian thought, right? Particularly Gandhian and Rawlsian theory of justice. अब Rawls की theory of justice जो है ना, a theory of justice is one of the most seminal works, right? और इनके ऊपर continuously question जरूर आता है, एक ना एक question तो आना ही आना है। अब उनको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेमोराइज कर रहे हैं कि इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल मेनली क्या है, कम्युनिटेरियन क्रिटिक क्या है, फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या है, राइट? तो ये सब जब प्रिपेयर हो जाता है तो हाउ डू दे test your analytical skills? It is by bringing in these comparative perspectives
with a number of other things. और अब अगेन राइट, अगेन आप ग्रीक के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं, अंबेडकर के साथ, यहाँ पे मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल दे दिया। कल को आपको ये तक क्वेश्चन आ सकता है कि एंशियंट इंडिया में कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था जस्टिस को, विज़-वी रॉल्स ने मॉडर्न टाइम्स में कैसे कंसेप्चुलाइज किया है जस्टिस को, उसको कंपेयर कीजिए राइट। तो किसी भी चीज के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। इसीलिए हर चीज में क्लैरिटी आपने इनकलकेट करनी है, ताकि नो मैटर व्हाट कर्व बॉल कम्स योर वे, you are able to think on your feet and attempt it based on the kind of content that you have understood. Now let's try to break down this question. First thing first that you should definitely try ensuring is कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं राइट, ये मैं प्रीवियसली भी बोल चुकी हूँ, जस्टिस जैसा जो कॉन्सेप्ट है ये हर सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट है, एंड सोसाइटीज अक्रॉस टाइम, अक्रॉस स्पेस। एंशिएंट सोसाइटीज में भी, चाहे ग्रीक सोसाइटी देख ले या फिर इंडियन सोसाइटी देख लीजिए, कॉन्सेप्चुलाइजेशन माइट हैव बीन डिफरेंट राइट। ग्रीस के अंदर जस्टिस एज एन ओवर आर्चिंग वर्च्यू, एज एन आर्किटेक्टोनिक वर्च्यू, वहीं भी इंडिया में व्हेन यू लुक एट द आइडिया ऑफ धम्मा, ये भी जस्टिस के बारे में ही बात करता है। तो मतलब नो मैटर व्हाट सोसाइटी यू लिव इन, वन ऑफ द प्राइम कंसर्न्स इज हाउ टू अचीव डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सोशल जस्टिस। अब इसी आइडियाज में वन ऑफ द मोस्ट प्री एमिनेंट थ्योरिस्ट जो कि मॉडर्न टाइम्स में देखे गए हैं, जिन्होंने एक तरह से रिवाइवल ऑफ थ्योरी पेश किया, पॉसिबल किया, इज जॉन रॉल्स राइट। और जॉन रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस जो है ऑलमोस्ट एक हेजेमनिक आइडिया बन गया है, स्पेशली एज फार एज पॉलिटिकल लिबरल डेमोक्रेसीज आर कंसर्न्ड। However, when we look at the Indian indigenous thought, we also realize another great perspective which is presented is that by Gandhi. Now, unlike Rawls, जिन्होंने एक बहुत ही nuanced, बहुत ही academic study of justice पेश किया था अपनी किताब में, गांधी जी की कोई एक full fledged theory of justice नहीं है, बट उनके आइडिया से, उनकी व्यू से, उनके वेरियस और कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि उनका व्यू ऑन जस्टिस क्या होगा, एंड उन्हीं चीज़ों को अब हमने कंपेयर करना है रॉल्स के साथ। नाउ जब हम इतने डाइवर्स थिंकर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, don't proceed with biases or prejudices that both of these people come from very different timelines, very different cultural contexts, right? Very different views, right? Very different philosophies. तो मतलब इनमें बस differences ही होंगे, कभी similarities नहीं होंगी। ज़रूरी है कि आप उनके कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड जाके भी कई बार उनके जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनको ऐसे समझें, और तभी हमें बियॉन्ड डिफरेंसेस कई बार सिमिलैरिटीज भी दिखने को मिल जाएंगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट बिटवीन रॉल्स एंड गांधी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर, तभी मैं हमेशा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करती हूँ, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप बिगिन कर रहे हैं राइट, आंसर राइटिंग बिगिन कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना पूरे आंसर लिखने का, तो ट्राई कीजिए कि एक क्वेश्चन को उठा के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। जब आप वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको मोटा मोटा रिकलेक्ट हो जाता है कि इस क्वेश्चन को जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ या करती हूँ, what are the main aspects that I wish to answer? What are the main issues that I want to focus on? What are the primary examples that can be included? Are there any scholars that I can quote? And is there any contemporary linkage जो कि मैं अपने आंसर के अंदर प्रोवाइड कर पाऊँ, राइट? तो इन सब चीज़ों को जब आप एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, देन only filling in the blanks is left, right? That makes your task rather easy. तो अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं होता, ये मेंस के बच्चों के लिए भी वैलिड है, to write full-fledged answers, if you can just start building these micro structures for a number of questions, particularly all the PYQs, your life, especially revising, will become much easier. ठीक है, तो अब जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि जस्टिस क्या है, एक ओवरआर्चिंग वर्च्यू है, राइट, समथिंग जो कि मोस्ट सोसाइटीज आर इन सर्च ऑफ, राइट, आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू परस्यू। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर से दिया था, राइट, एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम्स तक हम एक परस्यूट ऑफ जस्टिस में लगे हुए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि एक फुल फ्लेजेड स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस निकल के आ गई है, बिकॉज ऑफ विच आज भी ये क्या है, एक essentially contested concept है, right? However, yes, there are certain views which have gained a lot of
popularity and a lot of eminence. And one of these views is that presented by John Rawls in the 1970s, which was in his work A Theory of Justice, जहां पे इन्होंने conceptualize किया justice को as fairness, right? And in doing so, एक जो प्राइमरी डिबेट रही है अक्रॉस सोसाइटीज इन डीलिंग विद जस्टिस, बिकॉज जस्टिस ना स्टैंड अलोन नहीं है, ये पर्टिकुलरली डील कर रहा होता है इन हाउ टू बैलेंस टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यूज, राइट? हाउ डू यू बैलेंस लिबर्टी विद इक्वालिटी, राइट? तो आप देखेंगे जो मर्जी आप थिंकर उठा लीजिए, जो मर्जी आप काम उठा लीजिए, यूजुअली गिव एंड टेक इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में चल रहा होता है इन ट्राइंग टू एस्टिमेट दैट वेयर एग्जैक्टली इज इट दैट जस्टिस लाइज. तो इसी तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट, एक इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश कर रहे थे टू अचीव जस्टिस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जिसके थ्रू वो फेयरनेस जो है अचीव करना चाहते थे इन द सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, वहीं पे इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, when we look at the Gandhian idea, in contrast to the liberal democratic framework presented by Rawls in conceptualizing justice as fairness, Gandhian ideas on justice were more contextualized. While not presenting a full-fledged work, but इनके ideas जो हैं वे very aware of the kind of manner in which different societies work. किस तरह से एक इंडिविजुअल डीपली रूटेड है अपनी कम्युनिटी में, एंड किस तरह से जस्टिस अचीव करने के लिए आपको ना ही सिर्फ फोकस करना जरूरी है इंडिविजुअल पे, बट ऑल्सो ऑन द कम्युनिटी. सो इनफैक्ट इन चीजों पे ही हम कंपेयर कर सकते हैं रॉल्स एंड गांधी को. Now starting point में हम देख सकते हैं one of the first things that you can talk about is the difference in methodologies. Now obviously रॉल्स जो है एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर लिख रहे थे, राइट, जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, एंड ही वाज सिचुएटेड इन द लिबरल डेमोक्रेटिक थॉट, जिसके कारण उनकी प्राइमरी इंस्पिरेशन फ्रॉम मेथोडोलॉजी ऑल्सो, राइट, जहाँ पे वो जस्टिस को कंसीव करते हैं इन द ओरिजिनल पोजिशन, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है वो बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस है. सो दे डोंट नो देयर स्टेटस, दे डोंट नो देयर स्टैंडिंग, दे डोंट नो हाउ मच दे अर्न, राइट, कौन किस तरह की जो है उनका जेंडर होगा, उनको कुछ नहीं पता है सोसाइटी के अंदर, राइट. हाउएवर व्हाट हैपेंस वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, इज द फैक्ट कि दे आर अवेयर, या फिर उनको सम आइडिया ऑफ जस्टिस है कि जस्टिस कैसे इंश्योर की जा सके. तो अब ये जो ओरिजिनल पोजीशन का आइडिया है ये बेसिकली इंस्पायर्ड था फ्रॉम द लिबरल कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रेडिशन, जो कि उन्होंने जॉन लॉक से उठाया, राइट. Imagining this thought experiment, this hypothetical position जहाँ पे लोग are living in a pre-social framework, जहाँ पे जो institutions है वो अभी तक बनी नहीं है, and behind this veil of ignorance अब इन लोगों ने conceptualize and agree करना था on certain principles that will inform the working of social institutions, social and political institutions. साथ ही में very important to the Rawlsian framework was the idea of deontology, जहाँ पे beyond the utilitarian framework wherein justice meant ensuring the greatest happiness of the greatest number, यहाँ पे वो फोकस करना चाहते थे हर इंडिविजुअल की moral uniqueness as well as integrity पे, जो इनका मानना था यूटिलिटेरियनिज्म इंश्योर नहीं कर पाता. सो इमैनुअल कांट से इंस्पायर होकर उन्होंने ये डीओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी अपनी थ्योरी के अंदर अपनाया. वहीं पे अगर हम गांधी जी को देखते हैं तो गांधी जी के जो आइडियाज है वो इतने एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इतने थ्योरेटिकल नहीं है जितने रॉल्स के थे. इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड दे वर बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस, द काइंड ऑफ रेसिज्म दैट ही हैड विटनेस्ड, द काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट ही हैड विटनेस्ड इन द सोसाइटी अराउंड हिम, बिकॉज व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका ही गोज ऑन दिस tour across India on the advice of Gokhale ji to actually understand what is it that the most marginalized people in India are going through. Along with this, very importantly, was the colonial experience, right? जो कि British rule के through उन्हें experience करने को मिला था. बट इसी के साथ साथ उनको थ्योरेटिकल जो है इन्फ्लुएंस भी आया. पर्टिकुलरली अगर हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस देखते हैं तो टोल्स्टॉय का काम, रस्किन का काम, थूरो का काम, एज वेल एज जो न्यू टेस्टामेंट थी, पर्टिकुलरली द सर्मन ऑन द माउंट, इसने भी उन्हें बहुत इंस्पायर किया था. साथ ही साथ में यू कैन ऑल्सो मेंशन इंडियन सोर्सेज एज वेल,
राइट. सो इंडियन सोर्सेज एज वेल, पर्टिकुलरली जो भगवद गीता है, राइट, वो भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस थी ऑन गांधी. एंड इन्हीं आइडियाज के बेसिस पे उन्होंने अपने जस्टिस के थॉट को कॉन्सेप्चुलाइज किया. नाउ रॉल्स के अंदर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड जस्टिस एज? दिस इज जस्टिस एज फेयरनेस. एंड इसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने सर्टेन प्रिंसिपल्स भी कंसीव कर लिए जो कि इंडिविजुअल्स बनाते हैं इन द ओरिजिनल पोजीशन. क्या है ये प्रिंसिपल्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 2 प्रिंसिपल्स. अगेन रिमेंबर द मेन पॉइंट इज balancing act between liberty and equality, and this is again denoted in the principles that he comes across, जिनको ये order करते हैं based on lexical priority, that a certain principle needs to be fulfilled before you go on to the next principle. The first most important principle was the idea of equal basic liberties for all, that no matter where you come from, you will have an equal access to liberties, and a similar scheme is going to be available for the rest of the people too. In the second aspect, there are 2 parts. The first is the difference principle, जहाँ पे जो socio-economic inequalities हैं उनको इस तरह से arrange करना है that firstly जो सबसे disadvantaged members of the society हैं उनको ये benefit provide कर सके. So for example जो हमारा affirmative action है, but साथ ही साथ में it should be attached to offices and positions which are open to all under conditions of equality of opportunity. तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का है ना. तो इंडिया के अंदर हमें पता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है एंड इक्वालिटी जो है आपको प्रोवाइडेड है, पर एट द सेम टाइम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन कैन बी डन for marginalized communities such as the scheduled castes, the scheduled tribes, the other backward classes, and even the economically weaker sections now. ठीक है ना. ये रोल्स का आइडिया था. तो अब मेथोडोलॉजी में डिफरेंसेस थे, बट ऐसी बात नहीं है, इन आइडियाज में कंप्लीट डिफरेंस था. इनफैक्ट गांधी जी अगर रोल्स को पढ़ते तो पॉसिबली रोल्स का जो कंसर्न था पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए एंड द फैक्ट कि एक सेट ऑफ लिबर्टीज हर किसी के पास इक्वली अवेलेबल होना चाहिए, इससे वो भी अग्री करते. इनफैक्ट टू इंश्योर इक्वालिटी फॉर वन ऑन ऑल, राइट, हिज कंटिन्यूस एम्फेसिस इन इंश्योरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स इन द सोसाइटी और इंश्योरिंग equality between menial labor and mental labor, right? So through his idea of bread labor, इन्हीं चीजों पे वो concentrate करना चाहते थे. However, very importantly, he was also aware that this fair equality of opportunity would not be enough, and in fact, even in Rawlsian understanding of the difference principle, that possibly आपको difference principle के अंदर भी एक और step आगे जाना पड़ेगा, right? Especially why? Because he was aware, उन्होंने देखा था कि इंडिया में किस तरह से स्ट्रक्चरल एंड इवन नेचुरल इनइक्वालिटीज किस तरह से फर्दर परपेचुएट कर सकती है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को, वो देखा जाता है ना. नेचुरल इनइक्वालिटीज भी हो सकती हैं, बट क्या होता है कि डिस्पाइट नेचुरल इनइक्वालिटीज से समवन माइट बी टैलेंटेड, बट टैलेंटेड जो कि से अपर कास्ट बैकग्राउंड से आ रहा है वो पॉसिबली बेटर रीप कर पाएगा बेनिफिट्स विज़-वी से समवन जो कि पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है या मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आ रहा है, राइट. सो फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो हमने डिलेमा ऑफ मेरिटोक्रेसी देखा है, राइट, जिसे हम ट्रैप ऑफ मेरिटोक्रेसी भी बुला सकते हैं, राइट, ट्रैप ऑफ मेरिटोक्रेसी. मार्कोविट्स जो है इसकी बात करते हैं, वो कहते हैं आपको क्या लगता है मेरिटोक्रेसी इज सो सिंपल? ही सेज नो, right? You look at the trap of meritocracy, right? Now if I am someone who's very educated, who's very entitled, I tend to have children, right? मैं अपना जो एक culture of excellence है उन्हें impart करूँगी. I will want to make sure they go to the best schools, they get the best coaching, they end up going to great universities, and मेरिटोक्रेसी का नाम तो आ जाएगा, बट वी डोंट नो द काइंड ऑफ वे, राइट. सब बोलेंगे तो नेचुरल मेरिट है, बट किस तरह से जो एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी थी, एक जो स्ट्रक्चरली उन्हें एक अपर हैंड मिला था ओवर द अदर्स, उससे उन्हें कैसा एक बूस्ट अप मिला है विज़-वी अदर्स. So Gandhiji was very well aware of the same, and that is why even before Amartya Sen comes up with his capabilities approach, Gandhian terminology में already ये बात हो गई थी कि देखिए लोगों की जो capacity है to be able to convert जो social goods उनको provide किए जाते हैं to meet their potential, ये difference होंगी depending on not just their natural talent but also their social position in the सोसाइटी. ठीक है, तो इनफैक्ट गांधी जी लॉन्ग बिफोर अमर्त्य सेन ही ये बात करते हैं ऑफ द नीड टू फोकस ऑन कैपेबिलिटीज, एंड दैट इज व्हाई इनकी नई तालीम के अंदर भी ये आइडिया जो है इम्बॉडी था.
Furthermore, एक जो कंसर्न था रॉल्स का विद सोशल इंस्टीट्यूशन एंड हाउ दे कैन इम्पार्ट जस्टिस, उसी तरह गांधी जी का भी ये बिलीफ था कि हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटल वैल्यूज में चेंज लाना पड़ेगा टू एक्चुअली इंश्योर द कॉज ऑफ जस्टिस। राइट, सो फॉर एग्जांपल वो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं कि किस तरह से ट्रस्टीशिप के थ्रू हम इंश्योर कर सके ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। Now, another area of difference जो कि आता है रॉल्स एंड गांधी जी के बीच में is with respect to understanding of primary goods. So remember the principles of distributive justice are what inform a set of primary goods which according to Rawls are necessary for a good life. But most of these primary goods are very civil and political in nature in terms of rights such as freedom of speech, being able to have access to democratic voting, right? Similarly, moral dignity ke ideas, right? While these were important according to Gandhi ji, these weren't enough. So along with civil and political goods, you also needed certain social and economic rights and goods. Right, now this is something that even Dr. Ambedkar would agree with. Right, तो इनका मानना था कि true politics सिर्फ civil political norms पे बेस नहीं होती, but social, moral and economic progress जो है उसे भी ensure करती है। अब इसे करना कैसे है? While Rawls vests his faith in the liberal democratic framework, जैसे कि वो political liberalism में बताते हैं, गांधी के लिए ये आइडिया जो है बहुत डिफरेंट था। उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो दोज ऑफ सत्याग्रह, ऑफ स्वराज, ऑफ अहिंसा, जहां पे इट wasn't just the ends which mattered but also the means that you were employing. Right? Very importantly, Rawls के लिए जो एक liberal democratic state था, that was the state which was capable of providing this idea of justice. However, गांधी के लिए ऐसा state भी जो है क्या था, वो एक violent state था because power जो है mainly centralized थी. On the other hand, उनके लिए the state which was capable of ensuring justice was one which was completely decentralized, पंचायती राज state based on Gram Swarajya, based on the self-sufficiency idea of village republics. Because इनके लिए ये idea था that this is the place जहाँ पे true democracy, true freedom, genuinely एक individual while being immersed in the society around him at the grassroots level enjoy कर सकता है. Very importantly, another difference, जो कि also is one of the most attacked ideas within the Rawlsian framework, is कि Rawlsian idea of justice revolves around a very atomistic individual. Individual based है ये. वहीं पे गांधी का जो idea of justice था, this wasn't revolving around an empty individual, बल्कि was focusing on a socially and a community oriented individual. That is why उनके लिए स्वराज का idea जो था दोनों internal and external था, right? तो justice and individual well-being was deeply rooted in the well-being of the society. तो जो communitarian inputs and critique आता है of Rawls, a lot of similar arguments, right? A lot of answers for the same would already be found in Gandhi's ideas, right? कि अगर हमने justice achieve करनी है तो justice की location सिर्फ individual नहीं बल्कि collectivity के अंदर है, right? तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है and these are certain similarities and differences between them. However, very importantly, if you look at the Indian Constitution, which is the beauty of Indian Constitution, you see it as the perfect synthesis between Rawlsian and Gandhian ideas, right? So within the fundamental rights framework, you can see articles 14, 15, 16, right, जो कि लोकेट करते हैं द रॉल्सियन फ्रेमवर्क को. वहीं पे एट द सेम टाइम जो गांधीयन कंसर्न्स थे ये आपको दिखते हैं आर्टिकल 17 के अंदर, ये आपको दिखते हैं 23 एंड 24 के अंदर, ये आपको दिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली इन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल एज द फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एज वेल, राइट. सिमिलरली रॉल्स के लिए हमारा जो आर्टिकल 19 है बहुत ज़रूरी था, गांधी जी के लिए भी बहुत ज़रूरी था. Particularly, Gandhian elements further add किए गए by the 73rd and the 74th Amendment Acts, providing for local self-government. तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना एक नॉवल आइडिया ऑफ जस्टिस पेश करता है by trying to balance the Rawlsian liberal democratic fairness associated idea of justice along with the Gandhian idea which is more socially rooted, more concerned with the Indian context and more geared towards ensuring not just the well-being of the individual but also the well-being of the larger community and social good. ठीक है, तो on this basis by comparing it to a more contemporary ongoing constitutional framework आप अपने आंसर के अंदर एक और अलग एलिमेंट
डाल सकते हैं। Now, very importantly, अगर आंसर राइटिंग इज समथिंग दैट यू फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट, चाहे आप मेंस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर यू आर समवन हु इज ऑलरेडी डन विद द प्रिपरेशन ऑफ PSIR, बट किसी कारण आप मेंस नहीं लिख पा रहे हैं बट वांट टू प्रैक्टिस answer writing, mains oriented answer writing even more, you can be a part of our mains oriented courses, including the 10 years PYQs based crash course, which is a live course. Then we also have PSIR की PYQs, तो इसके अंदर PYQs plus fresh questions दोनों के ऊपर based tests होंगे. There will be 10 mini tests of 10 questions each, plus 4 full-length tests. 2 full-length tests which will be PYQs based and 2 full-length tests which will be new questions based. Last but not the least, we also have कि अगर आप थोड़े restricted way में ज़्यादा लोड नहीं करना चाहते अपने आप को, एक आंसर डेली करना चाहते हैं, तो हमारे पास 72 डेज की PSIR डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी अवेलेबल है. On the other hand, if you're someone who's preparing for PSIR optional from the very scratch, हमारा 2025 के लिए बैच 5 हैज़ बीन लॉन्च्ड और इसकी क्लासेस जो हैं, जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, 29 जुलाई से इनकी शुरुआत हो जाएगी और इसका एक डिटेल्ड शेड्यूल आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. ये रिकॉर्डेड क्लासेस है टू इंश्योर कि आपका फ्लो बना रहे, प्रॉपर कवरेज हो जाए. इन क्लासेस को आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली, अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक लेक्चर्स, यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स, राइट, ताकि जितने भी डायनामिक पार्ट हैं आपके ऑफ PSIR, जो भी नई चीज़ें हो रही हैं, वो सब भी आप अपने आंसर्स एंड अपने कंटेंट में इनकॉर्पोरेट कर सकें. साथ ही में इसमें ऑलरेडी डेली इसमें वीकली आंसर राइटिंग भी बिल्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है एंड डाउट रेजोल्यूशन भी है वाया प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज मंथली जूम इंटरैक्शंस फॉर स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप. अब आप चूज कर सकते हैं कि अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को चेक नहीं करवाना चाहते तो आप विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. इफ यू वांट योर आंसर्स रिव्यूड एंड चेक्ड फॉर फीडबैक एंड फॉर इम्प्रूवमेंट, यू कैन ज्वाइन आवर विद इवैल्यूएशन कोर्स. एंड अगर आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेंटरशिप भी चाहते हैं वाया टेलीफोन, तो आप हमारा मेंटरशिप कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली, लिमिटेड टाइम तक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट ऑन गोइंग है. इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं, राइट. 10% डिस्काउंट है यूजिंग अर्ली बर्ड कोड, राइट. इसको आप अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, ऑन दिस गिवन नंबर और ऑन द ईमेल ID. दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.